हेलो दोस्तों, द ट्यूशन टाइम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने बोर्ड के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर रहे होंगे। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि जनवरी के लास्ट में या फरवरी के फर्स्ट शुरुआत में ही हम आपको हाई स्कूल के भौतिक विज्ञान की प्रैक्टिस सेट कराने का वादा किए थे। तो आज हम उस प्रैक्टिस सेट को लेकर आ गए हैं। आज से जब तक आप लोगों का एग्ज़ाम चलेगा हम आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करते रहेंगे। तो इस सेट का लाभ उठाने के लिए, इस प्रैक्टिस सेट के अनेक फ़ायदों को लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य देंगे कि आगे क्या करना चाहिए, आगे हम क्या वीडियो में और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। तो ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है जिसमें हम लोग देखते हैं कि पहला 2022 का ये सेट है। इसमें पहला प्रश्न है कि वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होगा। वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होगा। तो यहाँ हम लोग कुछ डिटेल, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव है हम ऑब्जेक्टिव लगाकर और आगे निकल जाए, नहीं, ऐसा नहीं। हम लोग क्वेश्चन जो भी आएगा उसको हम लोग डिटेल्ड में पढ़ने की कोशिश करेंगे। उम्मीद विश्वास रखिए आप लोग, अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो कुछ न कुछ अवश्य सीख कर जाएंगे, आपका टाइम यहाँ पर बर्बाद नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन है वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होगा। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद यहाँ पर एक वर्ड आया है अपवर्तनांक। इससे हमें क्या पता चला, दिमाग में तो ये बात आई होगी कि अपवर्तनांक जो होता है यानी प्रकाश के अपवर्तन से है। ठीक है, तो अपवर्तन से है तो सबसे पहले हम लोग अपवर्तन का नियम समझ लेते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन पूछा है यही क्वेश्चन आएगा, इससे रिलेट करके क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा। अपवर्तन का नियम क्या होता है? अपवर्तन का नियम होता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे ये हमारी है आपतित किरण, इसको बोलते हैं क्या? आपतित किरण। जब ये यहाँ से निकल जाएगी तो इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। ये हमारा आपतन बिंदु क्या है? आपतन बिंदु, और इसे बोलते हैं अभिलंब। तो पहला नियम जो है अपवर्तन का, पहला नियम जो है अपवर्तन का पहला नियम अगर डायग्राम की मदद से हम याद करेंगे तो इसे याद करना काफ़ी आसान है। क्या कहता है? पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर ये जो अभिलंब है ये तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब जो होता है वो तीनों एक ही तल में होते हैं। उसके बाद दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है कि किन्हीं दो माध्यम के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए,
किन्हीं दो माध्यम के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण, इसे बोलते हैं, इस कोण को बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण। तो किसी दो माध्यम के लिए एक ही रंग के प्रकाश के किरण के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा नियतांक होता है। हमेशा क्या होता है? नियतांक होता है। यानी कि साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू नियतांक। साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू नियतांक, इसे n से प्रदर्शित करते हैं और यही होता है हमारा अपवर्तनांक। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, हमने अपवर्तनांक से शुरू किया। तो अपवर्तन चैप्टर से है, तो अपवर्तन का नियम, अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम कहता है कि किन्हीं दो माध्यम है, अगर दो माध्यम है किन्हीं दो माध्यम के लिए तथा एक ही प्रकार के प्रकाश की किरण के लिए, एक ही रंग की प्रकाश के किरण के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियतांक होता है। यही नियतांक हमारा जो कहलाता है वो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। अब आ जाते हैं हम वापस फिर क्वेश्चन पर। तो जल का अगर अपवर्तनांक y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक देखें तो ये होता है 1.33। y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक होता है 1.33। हीरे का अपवर्तनांक 2.42। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। इसी प्रकार कांच का अपवर्तनांक 1.52 होता है। 1.52 कांच का अपवर्तनांक 1.52 होता है। और इसी के साथ तारपीन के तेल का जो होता है वो होता है 1.47। अगर ये वैल्यू आपको याद है तब इस क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं, या फिर और भी तरीका है, मैं आगे बताऊंगा अभी। तो यहां देखते हैं इसका अपवर्तनांक 1.33 है, इसका 2.42 है, 1.52 है और 1.47 अपवर्तनांक है y के सापेक्ष। तो इसमें पूछा अधिकतम किसका होगा, तो अधिकतम हमारा जो हुआ वो किसका हुआ? हीरे का, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा किसका? बी ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा हीरा, वही होगा क्वेश्चन सही। उम्मीद है इस क्वेश्चन के साथ साथ ये जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो भी आपको पसंद आई होगी। आइए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 2 है, ये है निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए। ये हमारा जो है वो नेत्र, मानव नेत्र संबंधित चैप्टर से है, जिसमें हम नेत्र में विभिन्न प्रकार के दोषों के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जब ये आ गया है निकट दृष्टि दोष, तो हम इस दोष से संबंधित जो कुछ जानकारी है उसको भी साथ में लेते चलेंगे। तो जैसे नेत्र दोष क्या होता है? नेत्र में यानी आंख में दोष कब आता है? तो हमको पता है कि एक मनुष्य की जो देखने की क्षमता जो होती है उसको बोलते हैं, वो लगभग 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर होती है कि एक आदमी जो है वो अगर स्वस्थ आंख है तो वो 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु को देख सकता है। जब इसी दूरी में त्रुटि आने लगे,
या हमको उससे पहले का ना दिखे या 25 सेंटीमीटर के बाद की वस्तु को स्पष्ट ना देख पाए, तो इस प्रकार के दोष को हम लोग नेत्र दोष कहते हैं। इस प्रकार के दोष को हम लोग क्या बोलते हैं? नेत्र दोष बोलते हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार के आते हैं, जिसमें पहला आता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष ध्यान से समझिएगा। निकट दृष्टि दोष, निकट लिख गया है, कुछ लोग इसका मतलब ये समझ लेते हैं कि ये निकट की वस्तु को नहीं देख पाएगा, दूर की वस्तु को नहीं। इसका उल्टा होता है इसमें सॉरी, इसमें होता है कि जब कोई भी मनुष्य निकट की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, जब मनुष्य निकट की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है परंतु दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, तो इस प्रकार के दोष को हम लोग क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष। इस प्रकार के दोष को हम लोग क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। तो दोष का कारण क्या होता है? दोष का कारण जो होता है, कारण नेत्र के वक्रता का बढ़ जाना, वक्रता का बढ़ जाना, जिससे होता क्या है? नेत्र का वक्रता का बढ़ जाना, जिससे होता क्या है? फोकस दूरी, जिससे होता क्या है? फोकस दूरी घट जाती है। जिससे होता क्या है? फोकस दूरी घट जाती है। ये इसका पहला कारण होता है। दूसरा कारण क्या होता है? दूसरा कारण हमारा होता है नेत्र लेंस। जो नेत्र लेंस होता है, नेत्र लेंस व रेटिना, नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए, के रेटिना, नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए। ये दो कारण होते हैं। क्या होता है? वक्रता का बढ़ जाना। जब नेत्र के गोलक की वक्रता जो है बढ़ जाती है तो उससे फोकस दूरी कम हो जाती है, जिससे दूर की वस्तु धुंधली दिखाई पड़ने लगती है हमको। और दूसरा क्या है? नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की जो दूरी होती है वो बढ़ जाती है, जिससे ये होता है कि तब भी हमारे दूर की वस्तु जो है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसका निवारण क्या होता है? निवारण, तो निवारण के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, तो उसको देखने के लिए आप वीडियो में बने रहिए। निवारण में निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों का एक साथ बताऊंगा। तो देख लेते हैं दूसरा जो दोष होता है, दूसरा जो दोष होता है वो होता है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष दूसरा जो होता है वो होता है क्या? दूर दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है? दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि जब दूर की वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है, जब दूर की वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है परंतु पास की वस्तु हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, तो नेत्र के इस प्रकार के दोष को हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। जब दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु नजदीक की वस्तु स्पष्ट न दिखाई दे, तो इस प्रकार के दोष को हम लोग दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण सेम उसका उल्टा होता है। इसका कारण जो होता है वो सेम उसका क्या होता है? उल्टा होता है। वक्रता का घट जाना, उसमें बढ़ा था, वक्रता का जब घट जाएगा
जिससे फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिससे फोकस दूरी बढ़ जाती है। ये इसका पहला कारण है। दूसरा कारण जो होता है वो होता है नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी घट जाना। नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी जो है वो क्या होती है, घट जाती है। निवारण क्या होता है, तो निवारण के हमारे पास हमने खुद एक ट्रिक बनाया है, NADU। ध्यान से इसको देखिएगा। N फॉर होता है निकट दृष्टि दोष। इस टिक को आप याद रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफी बार पूछा गया है, तो और कन्फ्यूजन तो होना स्वाभाविक है, इसलिए इस टिक को याद रखिए, आपको हमेशा ये टिक काम देगी। निकट दृष्टि दोष, इसमें हम लोग प्रयोग करेंगे अवतल लेंस। डी मतलब होता है दूर दृष्टि दोष, और यू मतलब उत्तल लेंस, यानी कि नाडू, NADU। N मतलब निकट दृष्टि दोष, जब निकट दृष्टि दोष होगा तो A का यूज होगा, यानी अवतल लेंस, और जब दूर दृष्टि दोष होगा तो उसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे किसका, उत्तल लेंस। तो अब ये ट्रिक हमको पता हो गई, तो हम प्रश्न पर चलते हैं। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए, तो निकट दृष्टि दोष यानी N के लिए हम प्रयोग करेंगे अवतल लेंस। तो N के लिए हम प्रयोग करेंगे अवतल लेंस। ऑप्शन फर्स्ट जो है हमारा वो सही होगा। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन से जितनी भी जानकारी मिली होंगी वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। अगर हेल्पफुल है तो वीडियो में कमेंट अवश्य करिएगा, साथ ही साथ अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न नंबर पहले का ग, ये क्या है कि चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, या चुंबकीय बल रेखाएं, यानी कि ये हमारा क्वेश्चन जो है वो विद्युत का चुंबकीय प्रभाव चैप्टर से है, यानी कि विद्युत का चुंबकीय प्रभाव चैप्टर से चुंबकीय बल रेखाओं के गुण से संबंधित है। तो यानी कि वो गुण हमको, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण हमको याद होने चाहिए, तभी हम इसका आंसर दे पाएंगे। तो देखते क्या है, पहले हम एक बार ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, सदैव समांतर होती हैं, एक बिंदु पर मिलती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, परस्पर काटती हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं होती क्या हैं कि मान लेते हैं यह एक हमारा चुंबक है। चुंबक के बारे में हम आपको कुछ बेसिक जानकारी बता देते हैं कि नॉर्थ पोल, चुंबक में 2 पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल। अगर इसको हम फ्री करके छोड़ दिया जाए तो ये हमेशा नॉर्थ और साउथ में ही स्टैंड करते हैं। 2 समान पोल वाले चुंबक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, 2 असमान पोल वाले चुंबक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक यह किसी दूसरे लौह पदार्थ को आकर्षित करता है, यह इसका चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा।
चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कमजोर होता जाएगा। जैसे जैसे चुंबक के पास हम आएंगे, पोल के पास आएंगे, चुंबकीय क्षेत्र जो है वो प्रबल होता जाएगा। ये उसकी कुछ बेसिक जानकारी है। चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में हमको पढ़ना है, इसमें समझना है, तो वो क्या होती हैं देखते हैं। तो इसमें होता क्या है कि चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं, तो मान लेते हैं ये हमारा एक चुंबक है, वो भी काल्पनिक रेखाएं होती हैं। नॉर्थ है, ये साउथ है। तो चुंबकीय बल रेखाएं हैं जो नॉर्थ पोल से, उत्तरीय ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणीय ध्रुव में जाकर मिल जाती हैं। उत्तरीय ध्रुव से निकलते हैं और दक्षिणीय ध्रुव पर जाकर मिलती हैं। उत्तरीय ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणीय ध्रुव पर जाके मिल जाती हैं। और फिर वही रेखाएं जो है चुंबक के अंदर भी चलती हैं। चुंबक के, ये मान लेते हैं हमारा नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो वही रेखाएं जो हैं वो चुंबक के अंदर चलती हैं। वही रेखाएं जो हैं वो चुंबक के अंदर चलती हैं। वही रेखाएं जो हैं वो चुंबक के अंदर चलती हैं। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि जब चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं वो नॉर्थ पोल से चलती हैं और साउथ पोल पर आकर मिलती हैं, ये कब? ये चुंबक के बाहर वाले की स्थिति है। ध्यान से देखिए कि चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं वो नॉर्थ पोल से चल रही हैं और साउथ पोल पर आकर मिल जा रही हैं। ये कब? ये चुंबक के बाहरी क्षेत्र। लेकिन चुंबक के अंदर जो होता है वो चुंबकीय बल रेखाएं अगर ध्यान से देखें तो साउथ पोल से चलकर नॉर्थ पोल पर आकर मिलती हैं। चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं जो है वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक चलती हैं और बाहर जो है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक चलती हैं। तो पहला है चुंबकीय बल रेखाएं सदैव उत्तरीय ध्रुव से चलकर दक्षिणीय ध्रुव पर मिलती हैं। चलकर दक्षिणीय ध्रुव पर मिलती हैं। दक्षिणीय ध्रुव पर मिलती हैं। दूसरी स्थिति क्या होती है कि दूसरी स्थिति ये होती है कि इसमें जितनी भी चुंबकीय बल रेखाएं खींच दिया जाए ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तीसरी स्थिति क्या होती है कि अगर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होगा, अगर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होगा, जितनी प्रबलता यहाँ पर होगी अगर उतनी ही प्रबलता यहाँ पर है या हर बिंदु पर उतनी ही प्रबलता है, तो ये चुंबकीय बल रेखाएं जो होंगी वो समांतर होंगी तथा समान दूरी पर होंगी। क्या होंगी? तब इनके बीच जो दूरी होगा वो पहली और दूसरी के बीच, दूसरी और तीसरी के बीच, तीसरी और चौथी के बीच जो दूरी होगी वो हमेशा क्या होगी? समान होगी। क्यों? क्योंकि प्रबलता जो है वो हर बिंदु पर समान है। तो जब प्रबलता समान होगी तो चुंबकीय बल रेखाओं के बीच की, दो चुंबकीय बल रेखाओं के बीच की जो दूरी होगी वो समान होगी।
तीसरी स्थिति है, इसी का चौथी स्थिति है, इसी का कंक्लूजन है कि जब दूरी समान होगी, जब दूरी समान होगी तो चुंबकीय क्षेत्र समान होगा। अगर कहीं ज़्यादा कहीं कम हो तो क्या होगा, तो सघन क्षेत्र, सघन क्षेत्र जहां होगा वहां पर चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं सघन होंगी। जहां पर अधिक प्रबल क्षेत्र होगा, सघन क्षेत्र होगा चुंबकीय क्षेत्र, वहां पर चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं वो पास पास होंगी। और जहां पर चुंबकीय क्षेत्र जो है, चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कमजोर होगा, वहां पर जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी वो भी क्या होंगी, दूर दूर होंगी। तो ये चुंबकीय बल रेखाओं की क्या है, गुण है। तो इन गुण के अनुसार अब हम क्वेश्चन को मिलाते हैं। सदैव समांतर होती है, नहीं, सदैव समांतर नहीं होती हैं। समांतर कब होंगी, जब चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता जो है एकदम समान हो, हर जगह हर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र समान हो, तब वे चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं वो समांतर होगी, अन्यथा समांतर नहीं है। तो सदैव लगने का मतलब ये कह रहा है कि हमेशा एक बिंदु पर मिलती हैं, नहीं, ये भी कोई कंडीशन क्योंकि ये परस्पर कभी एक दूसरे को काटती ही नहीं है। ये कह रहा है एक दूसरे को कभी नहीं काटती, तो चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती, परस्पर काटती हैं। ये तो सरासर गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि ज़रूरतमंद लोगों को यह वीडियो आसानी से उपलब्ध हो सके। धन्यवाद।